हेलो फ्रेंड्स, हम अपना चैप्टर कर रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जिसमें हमने डिस्कस की ए माइटोसिस, उसके बाद डिस्कस की माइटोसिस। आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस। जो मियोसिस है इसे हम आरडी भी बोल देते हैं और रिडक्शनल डिवीज़न भी बोल देते हैं। अब हमने देखा माइटोसिस में अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड था तो उससे दो डॉटर सेल्स बनते थे जो पेरेंट्स जैसे हैप्लॉइड होते थे। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड होता था तो दो डॉटर सेल्स बनते थे जो पेरेंट की तरह डिप्लॉइड थे। मतलब जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल की तरह होते थे। बट मियोसिस में केस थोड़ा अलग है। मियोसिस के केस में आप देखोगे इसमें 1 से 4 सेल्स बनेंगे। ये एक सेल है, इसमें होगी ग्रोथ, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके बाद पहले अगर इसमें क्रोमोसोम पड़े थे इस तरीके से, तो उस केस से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होने से क्रोमोसोम रोड से क्रॉस जैसे हो जाएंगे। उसके बाद ये सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा, इसे बोलेंगे मियोसिस 1। तो इस केस में स्टार्टिंग में इस सेल में दो रोड्स पड़ी थी, तो जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुई तो दो क्रॉस हो गए, तो मियोसिस 1 से एक रोड इधर चली गई, एक रोड इधर चली गई। अब उसके बाद होएगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 से 4 सेल्स बन जाएंगे, और जो ये क्रॉस है ये द्वारा क्या बन जाएगा, ये क्रॉस खुल के दो रोड्स बन गई, ये वाला क्रॉस खुल के भी दो रोड्स बन जाएगा। तो इस केस में एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे, और ये वाला सेल अगर डिप्लॉइड है तो इससे जो सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। इसे बोलते हैं हम मियोसिस। अब इसकी डिटेल समझनी है हमने। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स डिटेल। मैं एक बार दोबारा बता दूं। मान लो आपके पास एक सेल है, डिप्लॉइड सेल। इस डिप्लॉइड सेल में आप मान लो 2 क्रोमोसोम पड़े हैं। उसके बाद जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा तो वो 2 रोड हैं जो 2 क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद जब मियोसिस 1 होगी, एक क्रॉस एक सेल में, दूसरा क्रॉस एक सेल में चले जाएगा। उसके बाद जब मियोसिस 2 होगी, ये क्रॉस फिर 2 रोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये वाली क्रॉस फिर 2 रोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और 1 से 4 सेल्स बन जाएंगे हैप्लॉइड। इसे बोलते हैं मियोसिस। अब हमने इसकी डिटेल समझनी है, बट आपको एक पिक्चर क्लियर होगी, अब आगे समझना आसान हो जाएगा। The production of offspring by sexual reproduction includes fusion of 2 gametes, each with the complete haploid set of chromosome. मान के चलो ये मेल है, ये फीमेल है। अब जो मेल है इसके नॉर्मल बॉडी सेल्स तो डिप्लॉइड हैं, जिनमें 46 क्रोमोसोम्स पड़े हैं। ये फीमेल है, इसके नॉर्मल बॉडी सेल्स भी डिप्लॉइड हैं, और इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स पड़े हैं। अब ये जो मेल है ये स्पर्म बनाएगा। अब जो ये स्पर्म्स बनाएगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। इसका मतलब 46 से सिर्फ 23 रहेगी, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। अब जो ये फीमेल है ये एग बनाएगी, ये एग में भी 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। तो
अब ये 46 क्रोमोसोम वाला सेल 23 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, इसका भी 46 क्रोमोसोम वाला सेल 23 क्रोमोसोम वाले एग में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें डिवीजन कौन सी इन्वॉल्व हुई? मियोसिस। तो डिप्लॉइड सेट से क्या प्रोड्यूस होंगे? हैप्लॉइड। अब ये स्पर्म और एग फ्यूज होंगे तो इससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट में फिर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 23 पेयर्स और 46। क्लियर? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इन केस ऑफ ह्यूमंस 23 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 जीनोम और 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। The haploid number is number of chromosome within the nucleus of cell that constitutes one complete chromosomal set. In humans, haploid chromosome number n is equal to 23. अब मान के चलो मेरे नॉर्मल सेल्स हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम पड़े हैं। तो मेरी स्टार्टिंग एक जाइगोट से हुई। जाइगोट कैसे बना? स्पर्म और एग की फ्यूजन से। स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम थे, एग में भी 23 क्रोमोसोम थे। तो उस केस में वो 23 क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ ह्यूमंस रिप्रेजेंट्स 1 जीनोम और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, मेल और फीमेल के। ये देखो, ये क्रोमोसोम, ये मेल डिप्लॉइड सेट है। मेल डिप्लॉइड सेट का मतलब 46 क्रोमोसोम है। ये फीमेल डिप्लॉइड सेट है, इसका मतलब ये फीमेल के 46 क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 ये मदर से आया, ये फादर से आया। ये क्रोमोसोम नंबर 2 ये मदर से आया, ये फादर से आया। क्रोमोसोम नंबर 3 मदर फादर, 4 मदर फादर, 5 मदर फादर, सिमिलरली। तो टोटल कितने हो गए? ये यहाँ तक 22 पेयर्स हो गए, 22 पेयर्स। और एंड में क्या हो गया? एक्स वाई। वाई क्रोमोसोम देखो सबसे छोटा होता है। तो फीमेल के केस में भी हमने नोटिस किया 22 पेयर ऑटोजोम्स के नजर आ रहे हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का नजर आ रहा है, जिसे एलोजोम भी बोलते हैं, XX। तो इसे बोलते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट इज नोन एज इडियोग्राम। graphic representation of human chromosomal complement is known as ideogram. Is this clear? ये मेल इडियोग्राम है, ये फीमेल इडियोग्राम है। नॉर्मली क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? रोड शेप्ड। बस इसमें क्रोमोसोम कैसे नजर आ रहे हैं? क्रॉस शेप्ड। क्रॉस शेप्ड क्रोमोसोम का मतलब है ये रेप्लिकेट कर चुके हैं, सिंथेटिक फेज पार कर चुके हैं। गेमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। अब मियोसिस है, वो तो होती ही हमेशा डिप्लॉइड सेल में है, मियोसिस कभी हैप्लॉइड सेल में होती ही नहीं। द स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स undergo division that reduces chromosome number by half and results in production of haploid daughter cells. अब जो ये स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन है, ये क्या है? मियोसिस, जो डिप्लॉइड सेल को किसमें कन्वर्ट कर देगी? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। अब बेसिकली इस केस में आप देखो, जो ये स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होगी, ये पड़े कहाँ पे हैं? ओवरी में एंड टेस्टिस में। फीमेल्स की ओवरीज में एंड मेल्स के टेस्टिस में। और प्लांट्स के केस में जिन सेल्स में मियोसिस होती है उन सेल्स का नाम है मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने बताया था आपको, मेगा का मतलब बड़ा होता है, फीमेल गैमीट यूजुअली बड़ा होता है, इसलिए मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन जाएगा? मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर। और डिवीजन कौन सी होगी? मियोसिस। ये सेल भी डिप्लॉइड है, ये सेल भी डिप्लॉइड है। अब इनमें होगी मियोसिस।
इस सेल में भी होगी मियोसिस। इससे बन जाएगा मेगास्पोर और इससे बन जाएगा मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, जो हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इनमें डिवीजन कौन सी हुई है, मियोसिस। The kind of division is called meiosis. What is meiosis? Meiosis is a special type of division which reduces the chromosome number to half. अगर मान के चलो meiosis ना होती तो आप बड़े ध्यान से देखो, अगली जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर बढ़ते रहते। जैसे मेरे ग्रैंडफादर में 46, मेरी ग्रैंड मदर में भी 46, तो मेरे फादर में डबल हो जाते, मेरे फादर में और मेरे मदर में पहले ही डबल हो चुके हैं, और मेरे में उससे भी डबल हो जाते, और मेरे बच्चों में उससे भी डबल हो जाते। अब अगर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखना है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है 46, तो वो किस डिवीजन से होगा, मियोसिस से। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। Meiosis ensures formation of haploid gametes. The production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. Fertilization restores the diploid phase. अब जब हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट द्वारा क्या हो जाएगा, 2 एंड डिप्लॉइड, उसमें फिर 46 क्रोमोसोम हो गए। ये देखो, अब हमने इस केस में नोटिस किया तो जो मियोसिस है ये चीज को हैप्लॉइड बना देती है, और जब हैप्लॉइड स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ये देखो ये स्पर्म है ये एग है, आपस में फ्यूज हो रहे हैं, फिर डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट में से फिर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल्स में फिर मियोसिस हो रही है, एंड लाइफ साइकिल कंटिन्यूस। अब ये देखो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं ना, ग्रीन और येलो वाले, देखो 2 पेयर्स हैं। अब इसमें ऐसे डिवीजन हो रही है, ये डिवीजन हुई, एक पेयर इधर चला गया, जो 2 क्रोमोसोम है वो इधर चले गए, 2 इधर चले गए, मतलब ये होमोलोगस थे ना। अब मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 से जो क्रॉस है वो रोड बननी शुरू होगी, ये देखो ये सेपरेट हो गए, बन गए 4 सेल्स। मैं एक और दोबारा समझाता हूँ। अब ये देखो ये सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल में ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ग्रीन और येलो, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ग्रीन और येलो, ठीक है। तो इसमें 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये हुई मियोसिस 1, मियोसिस 1 में एक पेयर इधर चला गया, एक इधर 2 क्रोमोसोम्स इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 पेयर थे ना। अब मियोसिस 2 हो रही है, मियोसिस 2 में क्रॉस का रोड बन गया, देखो 2 रोड्स ऊपर चले गए, 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। ये पढ़ना है हमने इस चैप्टर में, इसकी डिटेल यही है। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर, मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। मियोसिस 2 में पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस फर्क इतना है, यहाँ मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बन गए और यहाँ मियोसिस 2 में 4 सेल्स बन गए। तो यहां से शुरू होकर टोटल हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे। Meiosis 1. Meiosis 1 DNA replication is followed by nuclear and cell division. Meiosis 2 nuclear and cell division occurs without DNA replication. इसका मतलब जो DNA replication है ये सिर्फ Meiosis 1 से पहले होनी है, Meiosis 2 से पहले DNA replication नहीं होनी। DNA कहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है, सिर्फ Meiosis 1 से पहले।
ये मैंने आपको बताया था, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो ओपन हो जाता है, जो एक पुराना स्ट्रैंड है एक नया स्ट्रैंड बना लेता है, तो इधर वाला पुराना स्ट्रैंड भी नया, ऐसे 1 से 2 डीएनए बन जाते हैं। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at S phase। अब हमें पता है सिंथेटिक फेज है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो म्यूसिस 1 से पहले जो सिंथेटिक फेज आएगा उसमें जो पेरेंटल रोड शेप क्रोमेटिन है वो क्रॉस शेप्ड क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम in synthetic phase। Meiosis involves pairing of homologous chromosome। मेरे पास 23 क्रोमोसोम मेरे मदर से आए हैं, 23 क्रोमोसोम मेरे फादर से आए हैं। अब ये जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम है ये आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। क्रोमोसोम नंबर 1 मदर वाला, क्रोमोसोम नंबर 1 फादर वाला, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 मदर वाला और क्रोमोसोम नंबर 1 फादर वाला होमोलोगस क्रोमोसोम। इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है हम इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे। द हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ये देखो, ये G1 फेज है, G1 फेज डिप्लॉइड है, इसमें आपको 2 क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। अब सिंथेटिक फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई तो इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड बन गया और ये ब्लू वाले का भी एक सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गया। तो उस केस में ये क्रोमोसोम तो 2 ही रहे, सेंट्रोमियर सेम है ना इनका, देखो क्रोमोसोम तो ये 2 ही रहे बट इनका डीएनए कंटेंट डबल हो गया। और जो पहले रेड वाली एक लाइन थी, एक क्रोमेटिड था, अब रेड वाली 2 होगी तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये ब्लू वाली भी 2 होगी, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और रेड और ब्लू वाली ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। रेड और ब्लू नॉन सिस्टर, रेड एंड रेड सिस्टर, ब्लू एंड ब्लू सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब बेसिकली एस के बाद G2 आया, G2 के बाद अब हमने देखा मियोसिस 1 आ गई। अब मियोसिस 1 में क्या है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिनके लोकाई सेम है, ये मान के चलो रेड वाला क्रोमोसोम हमारी मदर से आया था और ब्लू वाला क्रोमोसोम हमारे फादर से आया था। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपनी जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज करनी शुरू कर दी। रेड वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ब्लू वाले के पास चला गया, सेम ब्लू वाले का उतना ही पार्ट रेड वाले के पास आ गया। ये देखो ऐसे एक्सचेंज होगी डीएनए सेगमेंट्स की। इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। आपस में अपनी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज करना, और जिस पॉइंट पे सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं उस पॉइंट पे ये आपस में जुड़े रह जाएंगे। दैट पॉइंट इज नोन एज कियास्मेटा। अब बेसिकली क्या है, अब ये होमोलोगस जो है सेग्रीगेट हो गए। देखो ध्यान से, ये देखो जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन किया था वो रेड वाले के साथ इधर आ गया, एक ब्लू वाला ठीक है जिसने रिकॉम्बिनेशन किया था उधर चला गया। ये होगी मियोसिस 1 कंप्लीट। अब आएगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 में हम नोटिस करेंगे बेसिकली जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमेटिड्स हैं। अब ये बेसिकली क्या करेंगे, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये देखो टोटल कितने क्रोमेटिड्स हो गए 2 सेल में, 4 क्रोमेटिड्स, एक रेड वाला, एक रिकम्बाइंड, एक ब्लू वाला, चारों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ये देखो एक रेड वाला, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला, ये आ गया, एक ब्लू वाला, ये आ गया, और ये रिकॉम्बिनेशन वाले ये चले गए, बन गए 1 से 4 सेल्स। इसे बोलते हैं मियोसिस 2। ये समझना है हमने कंप्लीट। Meiotic events can be grouped under following phases: Meiosis 1 and Meiosis 2। Meiosis 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1।
म्योसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। क्लियर। अब 1 2 इसलिए लगा दिए हैं ताकि हमें पता लगे कौन सा म्योसिस 1 का पार्ट है, कौन सा म्योसिस 2 का पार्ट है। पूरे सेल की ये इंटरफेजिक सेल है। मैं दोबारा दिखाता हूं। ये इंटरफेजिक सेल में क्रोमेटिन पड़ा है। अब ये सेंटर में क्रोमोसोम डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेल्प डिसअपियर, मेटाफेजिक प्लेट बन गई, एनाफेज में सेपरेट होने शुरू हो गए, टीलोफेज में सेपरेट हो गए। ये चीज हमें डिटेल में समझनी है। ओवरी एंड टेस्टिस आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन, हाँ जी, ओवरीज एंड टेस्टिस किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स में। मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फाउंड इन प्लांट्स। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ अकर्स इन, 46 क्रोमोसोम थे, 23 किस में रहे? म्योसिस में। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए रेप्लिकेशन तो हमेशा सिंथेटिक फेज में होती है, एस फेज। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे म्योसिस 1। म्योसिस 1 में पहले आएगा प्रोफेज 1। अब सबसे पहले आया G1 फेज, वही सेल ने अपने आप को तैयार किया सिंथेटिक फेज के लिए। सिंथेटिक फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, सेंट्रियोल्स डबल हो गए। फिर गैप 2, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसी ऑर्गेनेलिस डबल होगी। उसके बाद आ गया एम फेज। एम फेज कौन सा है? ये म्योसिस 1 फेज। म्योसिस 1 का प्रोफेज 1। प्रोफेज ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। जो प्रोफेज है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन का, वो थोड़ा सा बड़ा है। दिस फेज इज मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब अगर हम डिस्कस करें माइटोसिस का प्रोफेज, उसमें क्या हुआ? क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट्स कंडेंसिंग, न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अपना गोल्जी बॉडी डिसअपियर, यही हुआ था। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है हम डिस्कस करेंगे। म्योसिस 1, म्योसिस 1 में ये देखो एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें 4 क्रोमोसोम पड़े हैं। डिप्लॉइड सेल 4 क्रोमोसोम पड़े हैं। अब बेसिकली अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के आसपास पड़े हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ठीक है, ये बेसिकली साइनेप्स्ड पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं। अब ये प्रोफेज 1 में क्या होगा? प्रोफेज 1 में सबसे पहले आप नोटिस करोगे न्यूक्लियर एनवेल्प डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। ये देखो क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट्स कंडेंसिंग। जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी पोल्स की तरफ जाने शुरू हो गए, स्पिंडल बनना शुरू हो गया। ये सारा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, बट इससे भी कुछ खास होगा, वो चीज डिस्कस करते हैं। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। जो प्रोफेज 1 है इसे फर्दर हमने डिवाइड कर दिया 5 फेजेस में ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो मैं फंडा बताता हूं आपको। लप्टो, झप्टो, पाड़ो, डिप का मतलब डबो, डायाकाइन दिया। लप्टो, झप्टो, पाड़ो, डबो दिया। ये म्योसिस 1 के, प्रोफेज 1 के जो 5 फेजेस हैं उन्हें याद करने का एक वे हो गया। लप्टो, झप्टो, पाड़ो, डबो दिया। लप्टो, झप्टो, पाड़ो, डबो दिया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लप्टो
लेप्टो का मतलब लिपटना। जो प्रोफेज 1 से पहले जो इंटरफेजिक सेल है उसमें क्रोमेटिन थ्रेड पड़े थे, वो क्रोमेटिन थ्रेड ने कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। लेप्टो का मतलब लिपटना शुरू हो गया। क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट्स कंडेंसिंग। झप्टो, जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर ली। अब इस पेयर को आपस में जोड़ने के लिए इसमें एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आ गया, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आ गया, जो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने जोड़ रहे हैं। उसके बाद पैचिटीन। पैचिटीन में क्या हो गया? पेचा। जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये ब्लू वाला और ये पिंक वाला, ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इन्होंने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज करनी शुरू कर दी। पैचिटीन में रिकॉम्बिनेशन हो गया या क्रॉसिंग ओवर होगी। उसके बाद डिप्लोटीन। जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई सिर्फ उसी पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े रह गए, बाकी एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो जिस पॉइंट से जुड़े रह गए उसे क्याजमेटा बोलते हैं। और डायाकाइनेसिस में सिर्फ टर्मिनल पोजीशंस पे एक दूसरे से जुड़े रह गए, बाकी एक दूसरे से अलग हो गए, इसे टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। अब इसकी डिटेल समझनी है हमने। लेप्टोटीन मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल इजी पार्ट है ये। हम आज डिस्कस कर रहे हैं मियोसिस। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और मियोसिस कभी हैप्लॉइड सेल में नहीं होती, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हो सकती है लेकिन हैप्लॉइड सेल में नहीं होती। मियोसिस डिप्लॉइड सेल में होती है और 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करती है। और जो मियोसिस है इसमें भी सेल साइकिल में पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, फिर मियोसिस 1 आती है। एस में सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। अब जब G2 के बाद मियोसिस 1 आती है, मियोसिस 1 को फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड किया गया लेप्टो, जप्टो, पाडो, डबोदिया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अपना लेप्टो, जप्टो, पाडो, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अब सबसे पहले आ गया लेप्टोटीन, लेप्टो। अब क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट्स कंडेंसिंग। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम फुली कंडेंस नहीं हुए हैं, अभी कंडेंस होने शुरू हुए हैं। आप ये बोल सकते हो लेप्टोटीन में क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट्स कंडेंसिंग। बट अब आपको धीरे धीरे ये लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने शुरू हो जाएंगे। The compaction of chromatin thread continues throughout the लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन में ये कंपैक्ट होते जाएंगे। ये देखो लेप्टोटीन में क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट्स कंडेंसिंग। तो कंडेंस होके जब फुली कंडेंस होंगे तभी क्रोमोसोम बनेंगे, लेकिन फुली कंडेंस कहां पे होंगे? मेटाफेज में। इसका मतलब जहां जहां पे हमने क्रोमोसोम लिखा है यहां पे हमें क्रोमेटिन थ्रेड लिखना चाहिए, क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है जी। तो लेप्टो में क्या हो गया? लिपटना शुरू हो गए, क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट कंडेंसिंग। उसके झप्टो, जाइगोटीन। जाइगोटीन में पेयरिंग होगी। अब प्रोफेज 1 की जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज साइनेप्सिस। कौन आमने सामने आ रहा है? अब मेरे पास 46 क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम 1 मेरी मदर से आया, जो क्रोमोसोम नंबर 1 मेरे फादर से आया, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ठीक है, जब इनकी पेयरिंग हुई तो इसे क्या बोला? सिनेप्सिस। और इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हमने क्या बोला है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस, सेम लोकाई। अब मान के चलो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। अगर यहाँ पे हाइट का जीन पड़ा है, यहाँ पे भी हाइट का जीन पड़ा है। अगर यहाँ पे नोज की शेप का जीन पड़ा है तो यहाँ पे भी नोज की शेप का जीन पड़ा है। यहाँ पे हेयर कलर का जीन पड़ा है, यहाँ पे भी हेयर कलर का जीन पड़ा है। तो सेम लोकस वाले जो क्रोमोसोम्स है इन्हें क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम 1 मान लो मेरे मदर से आया, ये क्रोमोसोम 1 मान लो मेरे
फादर से आया, तो ये दोनों क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम सिंथेटिक फेज में जब गए थे तो रेड वाली पहले एक रोड थी तो दो होगी, येलो वाली पहले एक रोड थी फिर दो होगी। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट डबल्स। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम की रेड वाली सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये येलो वाले की सिस्टर क्रोमेटिड्स, और रेड और येलो वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये लो जी, जाइगोटिन में पेयरिंग होगी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब साइनेप्सिस क्या होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। अब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो आपको नजर आएगा इनमें एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये सिंथेटिक फेज पार कर चुके हैं इसलिए क्रॉस जैसे बन चुके हैं। अब ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, अब बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने करने के लिए बीच में कुछ तो चाहिए जो इन्हें जोड़ के रखेगा, तो इनमें एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कहां पे बने, सिनेप्सिस के दौरान, पेयरिंग के दौरान, जो कहां पे हो रही है, जाइगोटिन में। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, ये देखो। अब इस चीज को बड़ा करके दिखाया है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये रेड और ब्लू कलर वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है मान लो। अब इसके बीच में ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनी है ना, ये सेंट्रल एलिमेंट, उसके बाद ये लेटरल एलिमेंट, ये सिनेप्टोनिमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में एक दूसरे के आमने सामने जोड़ के रखेगा। What is synaptonymal complex? Synaptonymal complex is a protein structure formed between homologous chromosome during meiosis and is thought to mediate chromosome pairing, synapses and recombination. भाई मेन मकसद क्या है? मकसद ये है जो मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 और फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर ले। अगर ये ऐसे जुड़ गए एक दूसरे के साथ, एक के पास डीएनए ज्यादा आ जाएगा, दूसरे के पास तो कम आ जाएगा, तो एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने जोड़ने के लिए, ताकि एग्जैक्ट जो यहां से सीक्वेंस इधर जाए वही सीक्वेंस इधर से इधर आए, तो इसलिए बीच में सिनेप्टोनिमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया गया। Bivalent chromosomes. The complex formed by pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad of chromatids. अब जो हमने नोटिस किया, जो सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। इसका मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में जुड़ के क्या बनाया, बाइवेलेंट। और उनमें कितने क्रोमेटिड्स हैं, 4, तो उसे क्या बोलते हैं, टेट्राड ऑफ क्रोमेटिड्स। मैं दोबारा समझाऊंगा। ये मान के चलो रोड शेप्ड क्रोमोसोम है, जब इसने सिंथेटिक फेज पार किया तो ये क्रॉस शेप्ड क्रोमोसोम हो गया। ये देखो, रोड से क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो एक ही रहा, बट डीएनए कंटेंट डबल हो गया, तो ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई। अब जब पेयरिंग हुई, ये क्रोमोसोम नंबर 1 मदर वाला और ये क्रोमोसोम नंबर 1 एग्जैक्टली, मतलब मान लो सेम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 फादर वाला, इसके बीच में ये क्या बन गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ताकि एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने रखा जा सके। अब ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम हैं, ये दोनों जो पेयरिंग कर रहे हैं आपस में, इसे क्या बोलना है, बाइवेलेंट। दिस इज नोन एज बाइवेलेंट। अब एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं, 1 2, और दूसरे में कितने हैं, 1 2, टोटल क्रोमेटिड्स कितने हो गए, 4। तो क्या बोल रहे हैं, टेट्राड ऑफ क्रोमेटिड्स, और इसे
होमोलोगस पेयर को क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट। समझ गए? बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर। और टेट्राड में कितने, टेट्राड ऑफ क्रोमेटिड्स में कितने क्रोमेटिड्स हैं, 4। इज दिस क्लियर? ये टर्म्स यूजली मार खा जाते हैं, लोगों ने पता नहीं लगता बाइवेलेंट क्या है, टेट्राड क्या है। ये ध्यान से समझो। ये टेट्राड 4 होमोलोगस क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम नहीं, 4 होमोलोगस क्रोमेटिड्स और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास 4 क्रोमेटिड्स हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग की, इसे बोल दिया बाइवेलेंट। और इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं, 4। तो ठीक है, टेट्राड ऑफ क्रोमेटिड्स। होमोलोगस क्रोमोसोम ईच सिस्टर क्रोमेटिड। ये देखो, ये क्रॉस शेप्ड क्रोमोसोम है ना, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्रॉस शेप्ड क्रोमोसोम हो गया, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी। ये भी आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है जो क्रॉस शेप्ड है, और इसमें ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी। इज दिस क्लियर? अब अगर इनमें साइनेप्सिस होगी, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होगी इनकी, तो ये खुद क्या हो गया, बाइवेलेंट। और कितने क्रोमेटिड्स हैं बाइवेलेंट में, 4 क्रोमेटिड्स। However, these are more clearly visible at the next stage. ठीक है, बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अगर आपको इन चारों क्रोमेटिड्स को क्लियरली देखना है तो ये पैचिटीन स्टेज में नजर आएंगे। The first 2 stages of prophase 1, leptotene and zygote, are relatively short-lived compared to next stage, पैचिटीन। अब बेसिकली पैचिटीन में क्या होगा, पेचा होगा। पेचे का मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1 मदर वाला, ये क्रोमोसोम नंबर 1 फादर वाला, ये क्रोमोसोम नंबर 2 मदर वाला, ये क्रोमोसोम 2 फादर वाला। अब ये क्या करेंगे, अब ये अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। इसका पार्ट टूट के इधर आ जाएगा, इसका पार्ट सेम उतना ही पार्ट टूट के इधर से इधर चले जाएगा। सिमिलर इसका पार्ट उधर चले जाएगा, उसका पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन्होंने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर ली तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर होती कब है, पैचिटीन में। आगे पैचिटीन स्टेज। इन दिस स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब उनके चारों क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम का बाइवेलेंट है जो, उनके चारों क्रोमेटिड्स क्लियरली नजर आ रहे हैं पैचिटीन स्टेज में। This stage is characterized by appearance of recombination nodule, the sites at which crossing over occur between non-sister chromatids of homologous chromosome. अब जैसे आप मान के चलो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से आपस से जुड़े हुए हैं। ये रेड कलर की लाइन साइनेप्टोनिमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अब ये येलो वाला अपने थोड़ी सी सेगमेंट ब्लू वाले को दे देगा और सेम पार्ट ब्लू वाला येलो को दे देगा। तो इनमें सेगमेंट्स क्या होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपनी सेगमेंट्स क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। और हुई किसके अंदर है, येलो और ब्लू वाले के बीच, जो क्या है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैचिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। और बेसिकली आप नोटिस करोगे जहां पे क्रॉसिंग ओवर होनी है वहां पे एक नड्यूल बन जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, वहां पे एक नड्यूल बन जाएगा। ये देखो, जो क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करेगा, डीएनए को काटने में फिर जोड़ने में हेल्प करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नड्यूल्स आर multi-component proteinaceous
एलिप्सॉइड्स। मल्टी कंपोनेंट मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, प्रोटीनेशियस एलिप्सॉइड इसकी शेप है। दे आर फाउंड इन एसोसिएशन विद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। मैंने बताया रिकॉम्बिनेशन नड्यूल का काम क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेगमेंट्स एक्सचेंज होनी है, उन्हें काटना, द्वारा जोड़ना, वो सारा काम कौन करेगा? रिकॉम्बिनेशन नड्यूल, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के पास पड़ा है। ये देखो, ये क्रोमेटिन नजर आ रहे हैं, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का लेटरल सेंट्रल एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉम्बिनेशन नड्यूल नजर आ रहा है जो एंजाइम्स से भरा हुआ है, जिसका काम है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेगमेंट्स को तोड़ना और जोड़ना। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये देखो, अब ये रेड वाली ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्यों? सेम लोकाई है। देखो, इसका सेंट्रोमियर और इसका सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे पड़ा है, बट इसे ब्लू बनाया है, इसे रेड बनाया है, ये दिखाने के लिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 मदर से आया है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आया है। अब बेसिकली अब जो ये बाइवेलेंट है, इसमें रेड कलर वाली 2 सेगमेंट जो नजर आ रही हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, रेड और ब्लू वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, साथ में रिकॉम्बिनेशन नड्यूल आ गया। रिकॉम्बिनेशन नड्यूल से दोनों डीएनए के टुकड़े होने शुरू हो गए। ब्लू वाले क्रोमेटिड के पीसीज होने शुरू हो गए और रेड वाले के भी थोड़े पीसीज होने शुरू हो गए। ब्लू वाला पीस रेड के साथ जुड़ गया, रेड वाला पीस ब्लू के साथ, जितना गया उतना आ गया। तो क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी खत्म। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ये मदर वाला है, ये फादर वाला है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेगमेंट्स क्या कर ली? एक्सचेंज कर ली। ये क्रोमेटिड्स आफ्टर एक्सचेंज नाउ दे लूज देयर आइडेंटिटी, कौन सा मदर वाला है, कौन सा फादर वाला है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज रिकॉम्बिनेज। और ये रिकॉम्बिनेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? रिकॉम्बिनेज। An enzyme that catalyzes the exchange of short pieces of DNA between two non-sister chromatids. यहां से काट के यहां पे जोड़ना, यहां से काट के यहां पे जोड़ना, रिकॉम्बिनेज का काम है ये। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन टू क्रोमोसोम्स। ये देखो, ये होमोलोगस पेयर है, ये सिंथेटिक फेज में 2 क्रोमेटिड्स बन गए होंगे, इसके भी सिंथेटिक फेज में 2 क्रोमेटिड्स बन गए होंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन्होंने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज करनी शुरू कर दी। तो जब सेगमेंट्स एक्सचेंज की तो ये ब्लू वाला एज सच रहा, ये वायलेट वाला एज सच रहा, लेकिन ये बीच वालों ने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज की थी। ये देखो, ये ब्लू वाले के साथ वायलेट वाले का पार्ट आ गया, ये वायलेट वाले के साथ ब्लू वाले का पार्ट आ गया। इन्होंने क्या कर लिया? अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर ली। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीसेस ऑफ डीएनए आर ब्रोकन एंड रिकम्बाइंड टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। दिस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्रिएट्स genetic diversity at the level of genes that reflects difference in the DNA sequences of different organisms. भाई अब मान के चलो मदर और फादर ने स्पर्म और एग बनाए, वो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हुए, उससे जाइगोट बना, जाइगोट से आप बने। और मदर और फादर ने ही स्पर्म और एग बनाए, उससे जाइगोट बना, उस जाइगोट से आपका ब्रदर बना। अब आपके ब्रदर में और आप में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्यों हुए? वो डिफरेंसेस हुए बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन। जब पैचिटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर ली तो नए कॉम्बिनेशन बन गए। उन कॉम्बिनेशंस के कारण हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर ये रिकॉम्बिनेशन ना होता तो हम सारे एक जैसे होते। तो इसका मतलब ये जो डाइवर्सिटी नजर आ रही है, जो ह्यूमंस में आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जो किसके कारण हुआ? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pachytene, leaving the chromosome linked at the site of crossover. अब बेसिकली आप मान के चलो दो क्रोमोसोम है, पैचिटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे एक दूसरे के साथ प्यार दिखा रहे हैं, है ना। अब जब सेगमेंट्स एक्सचेंज आ गई, इसने अपनी सेगमेंट्स इसे दे दी और इसने अपनी सेगमेंट्स इसे दे दी, उसके बाद ये सिर्फ उसी पॉइंट पे जुड़े रह गए जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। देखो यहां पे सिर्फ इसी पॉइंट पे जुड़े रह गए, बाकी एक दूसरे से अलग हो गए। ये तो प्यार था, ये क्या है, ये नफरत है, मैं तुमसे नफरत करता हूं। ये क्या था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये क्या है, मैं तुमसे नफरत करता हूं। इकट्ठे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारी शादी हुई हुई है। ये बात कर रहे हैं दोनों, सिर्फ उसी पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े रह गए जहां पे इन्होंने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज की है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर की है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जो बीच में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना था उसका काम खत्म, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर चुके हैं। अब जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। And the tendency of the homologous chromosome of bivalents to separate from each other except the sites of crossing over। ये दिखा रहे थे पैचिटीन में हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब क्या दिखा रहे हैं, बस तलाक ही रह गया। ये देखो सिर्फ उसी पॉइंट पे जुड़े रह गए जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, बाकी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये डिप्लोटीन सिर्फ उसी पॉइंट पे जुड़े रह गए एक दूसरे से जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, बाकी क्रोमेटिन थ्रेड बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो गए। और जब उस पॉइंट से जुड़े रह गए, ये देखो ठीक है, ये तलाक वाली नौबत भी सिर्फ इसलिए इकट्ठे रह रहे हैं क्योंकि शादी की थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जहां पे ये जुड़े रह गए, दिस पॉइंट इज नोन एज क्याजमेटा। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, क्याजमेटा। और क्याजमेटा कब नजर आता है, डिप्लोटीन में। ठीक है जी, ये देखो इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो इसे क्या बोल देना है, क्याजमेटा। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, जो oocytes हैं सम वर्टिब्रेट, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। जो एग है वर्टिब्रेट्स के, उनमें जो डिप्लोटीन स्टेज है वो कई महीनों से कई साल तक रहती है। मतलब सेल है जो वो डिप्लोटीन स्टेज में पड़ा रहता है। पैचिटीन, शॉर्ट सेगमेंट, लॉन्ग सेगमेंट क्रॉसओवर फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसी डिसम्बली, ठीक है, होमोलोगस रिस्ट्रक्चरिंग एंड डीएनए कॉम्पैक्शन। ये देखो ये येलो कलर वाला बीच में क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का येलो कलर वाला, दो ग्रीन और रेड के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो ये ब्लू कलर वाली डॉट्स नजर आ रहे हैं ये कंडेंसेशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कंडेंस होना शुरू हो गया। ये देखो क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होगा तभी क्रोमोसोम जैसा बनेगा। लपटो झपटो पाड़ो डबो दिया, ठीक है। डिप्लोटीन के बाद क्या आ गया, दिया, डायाकाइनेसिस। फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। अब मैंने बोला पहले प्यार था, पैचिटीन में आपस में प्यार था, सेगमेंट्स एक्सचेंज होगी, ठीक है। उसके बाद डिप्लोटीन में सिर्फ जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस पॉइंट से जुड़े रह गए, बाकी एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब ये ना जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शिफ्ट होते होते सिर्फ टर्मिनल पॉइंट पे जुड़े रह जाएंगे, बाकी बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। दिस इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। ये कब होती है, डायाकाइनेसिस में।
ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। लो जी, प्रोफेज 1 है जो, वो अब खत्म हो रहा है और क्रोमोसोम अब फुली कंडेंस हो गए हैं। द म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब जो ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिन्होंने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर ली, अब मदर से कौन सा क्रोमोसोम आया, फादर से कौन सा क्रोमोसोम आया, इनकी तो आइडेंटिटी लूज होगी। अब बेसिकली ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इनके सेपरेट होने का टाइम आ गया एक दूसरे से, ठीक है। उसके लिए क्या है, असेंबली बननी शुरू होगी स्पिंडल फॉर्मेशन की। म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ये देखो, ये सेंट्रियोल है, ये पोल पे चला गया, दोनों ऑपोजिट पोल्स पे आ गए। अब बेसिकली स्पिंडल है, इन्हें सेपरेट कर देगा। ये देखिए, अब इन्होंने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज की थी, अब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। 23x एक तरफ चले जाएंगे, 23x दूसरी तरफ चले जाएंगे। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टार्ट रिपेल ईच अदर और डिससिनेप्सिस टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने एक दूसरे को धक्के मारने शुरू कर दिए हैं, इसे डिससिनेप्सिस बोल देते हैं। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। डायकाइनेसिस के एंड पे न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स एंड न्यूक्लियर एनवेल्प आल्सो ब्रेक्स डाउन। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब प्रोफेज से कहां एंटर करना है, डायकाइनेसिस का मेटाफेज, मेटाफेज 1। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। हमने देखा था माइटोसिस के केस में भी जो मेटाफेज है उसमें सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके अलाइन हो गए थे। मेटाफेज 1 में भी ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर पे आके प्लेस हो गए, इक्वेटोरियल प्लेट बना दी इन्होंने। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ने शुरू हो गए। अब 23 क्रोमोसोम्स ऊपर को खींचे जाएंगे, 23 नीचे को, पर मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट बन गई। ये देखो, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बन गई, जो क्रोमोसोम है इक्वेटर पे अरेंज हो गए। अब एनाफेज 1, अब ये इक्वेटर से पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। ये देखो, 23 क्रोमोसोम्स एक्स शेप्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 23 एक्स शेप्ड क्रोमोसोम नीचे की तरफ जा रहे हैं। लो जी, एनाफेज 1 में ये देखो 23 ऊपर की तरफ, 23 नीचे की तरफ। ये देखो, एनाफेज में सेपरेट होने शुरू हो गए। टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 characterized by formation of nuclear membrane and nucleolus. Opposite of prophase 1, cytokinesis takes place that leads to formation of dyad cells. एक से दो सेल बन गए। अब दोनों सेल्स में कितने क्रोमोसोम पड़े हैं, 23 क्रॉस शेप्ड, पर 23 क्रोमोसोम जो पड़े हैं उनकी शेप कैसी है, क्रॉस और एक्स शेप्ड। ये देखो, अब क्लीवेज फर्रो बन गई एनिमल सेल में, ठीक है। सेंट्रीपिटल पेरिफेरी से सेंटर से आ रहा है तो डिवाइड होके 1 से 2 सेल्स बन गई। ये देखो, 1 से 2 सेल्स बन गई। न्यूक्लियर एनवेल्प न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स। अब हमें पता है बेसिकली ये 2 से 4 होने हैं। अल्टीमेट थीम क्या है, 1 से 2 हुए हैं, अब इन 2 से 4 होने हैं। तो कुछ केसेस में, ऑल्दो इन मैनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। मतलब ये ऐसे नहीं है न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गया, जो क्रोमोसोम है फिर क्रोमेटिन थ्रेड हो गए, ये चेंजेस नहीं आती क्योंकि इन्हें फिर डिवाइड होना है।
डिस्पर्सन क्या है? ग्रेजुअल चेंज इन क्रोमोसोम साइज. व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, टू म्योटिक डिवीजन है ना, इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड जनरली शॉर्ट लिव्ड. बिफोर म्योसिस 2 देयर इज इंटरफेज बट नो सिंथेटिक फेज. हाँ, म्योसिस 1 खत्म हो गया, म्योसिस 2 स्टार्ट होना है. म्योसिस स्टार्ट होने से पहले इंटरफेज तो आएगा, लेकिन उसमें डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी. नो डीएनए सिंथेसिस, नो सिंथेटिक फेज. Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase like prophase 1. Dash is the second stage of prophase 1. हाँ जी, लपटो, झपटो, पाड़ो, डबो दिया. ठीक है, झपटो, जाइगोटीन. व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और सेंटर में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया. जहां पे रिकॉम्बिनेशन होना है वहां पे रिकॉम्बिनेशन नड्यूल बन गए. सिनेप्सिस सिंपली मीन पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स ड्यूरिंग. बाइवेलेंट का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, वो एग्जैक्टली चारों क्रोमेटिड्स कब क्लियर नजर आने शुरू होंगे. ठीक है, अब बोल सकते हो मतलब भी पैचिटीन है, उसमें वो टेट्राड्स है, वो नजर से आने शुरू हो गए, है ना. बाकी डायाकाइनेसिस में परफेक्टली नजर आने शुरू होते हैं, परफेक्टली 4 टेट्राड्स. एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेज. लो जी, अब आ गई म्योसिस 2. म्योसिस 2 इज लाइक माइटोसिस. ठीक है, अब हमारे पास 1 से 2 सेल बन चुके हैं म्योसिस 1 में, और जो 2 सेल्स बने हैं उनकी ये कंडीशन है. सबसे पहले हमने नोटिस किया ये हमारे पास एक सेल है. इस सेल में हमने नोटिस किया ये पड़े हैं क्रोमोसोम्स. इसने सिंथेटिक फेज पार किया तो इसकी कंडीशन होगी ये वाली. ठीक है, अब बेसिकली म्योसिस 1 हुई. म्योसिस 1 में क्या हुआ, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया. यही कंडीशन है ना. 23 क्रोमोसोम इधर चले गए ह्यूमंस में, 23 क्रोमोसोम इधर चले गए, बट हैं अभी भी वो क्रॉस शेप्ड. बट क्रोमोसोम है होता कैसा है, रोड शेप. इसका मतलब अभी भी इनमें डीएनए कंटेंट डबल पड़ा है. अब इन क्रॉसिस को रोड में कन्वर्ट करना है म्योसिस 2 में. अब बेसिकली क्या होगा, इससे फिर 2 सेल बन जाएंगे, और जो इसकी क्रॉस है उसके पास एक सेंट्रोमियर है ना, वो सेंट्रोमियर डिवाइड होके एक रोड इसके पास चली जाएगी, एक रोड इसके पास चली जाएगी, ये भी डिवाइड होगा. सिमिलर इससे भी 2 सेल बन जाएंगे, एक रोड इधर चली जाएगी, एक रोड, हो गए 4. अब 2 से 4 बनानी है म्योसिस 2 में. म्योसिस 2, प्रोफेज 2. At the end of meiosis 1, karyokinesis may be followed by cytokinesis, or cytokinesis takes after end meiosis 2. मतलब हो सकता है म्योसिस 1 में साइटोकाइनेसिस हो ही ना, सीधा सेल म्योसिस 2 की तरफ तुर जाए. एज ए रिजल्ट 4 डॉटर्स आर फॉर्म्ड, टेट्राड्स. डायाड से क्या बन गया, टेट्राड्स. म्योसिस 2 रिजेंबल्स ए नॉर्मल माइटोसिस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2. प्रोफेज में भी यही होता है माइटोसिस के, प्रोफेज 2 में भी यही हुआ. न्यूक्लियर एनवेल्प डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया. द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कंपैक्ट. Meiosis 2, Prophase 2. Chromosomes condense again following a brief interphase in which DNA does not replicate.
अब आ गया मेटाफेज 2। द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, दे गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये देखो 23 क्रोमोसोम इधर पड़े हैं, 23 क्रोमोसोम इधर पड़े हैं। अब उनके जो सेंट्रोमियर का काइनेटोकोर है उसके साथ स्पिंडल बन गए, और ये स्पिंडल ने इन्होंने इक्वेटर पे अरेंज कर दिया, इक्वेटोरियल प्लेट बना दी। ये देखो, अब अगला काम आपको नजर आ रहा है ना, ये क्रॉस था, ये देखो ये क्रॉस थे, ये स्पिंडल की हेल्प से फिर रोड बन जाएंगे। ये देखो, ये देखो मेटाफेज 2 के बाद आ गया एनाफेज 2। एनाफेज बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, ये क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन इसके पास सेंट्रोमियर तो एक है। अगर इसके दोनों क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है एनाफेज में, तो हर एक क्रोमेटिड को अलग सेंट्रोमियर देना पड़ेगा। इसका मतलब एनाफेज 2 में सबसे पहला काम क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। सेंट्रोमियर इसके पास इसका इंडिपेंडेंट सेंट्रोमियर आ जाएगा, इसके पास इसका इंडिपेंडेंट सेंट्रोमियर आ जाएगा, फिर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। एनाफेज बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब हर एक क्रोमेटिड के पास अपना सेंट्रोमियर है। दिस हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल व्हिच होल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। मियोसिस 2, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये ले सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होनी शुरू होगी एनाफेज 2 में। ये तभी पॉसिबल था पहले अगर सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ होता। अगर सेंट्रोमियर एनाफेज 2 में डिवाइड ना होता तो ये सेपरेट हो ही नहीं सकते थे सिस्टर क्रोमेटिड्स। एनाफेज के डिवाइड होते ही हर एक क्रोमेटिड क्रोमोसोम बन गया रोड शेप्ड क्रोमोसोम, और मूव करना शुरू हो गया ऑपोजिट पोल्स में। टीलोफेज 2, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ मियोसिस। 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेल्प। फिर इन पे न्यूक्लियर एनवेल्प आ गया। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मियोसिस 2, ये देखो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। देखो मियोसिस 1 की स्टेजेस। प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड किया, लप्टो जप्टो पार्डो डुबो दिया, क्रोमोसोम क्रोमेटिन थ्रेड लिपटना शुरू हो गया, झप्टो पेयरिंग होगी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, पार्डो क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। लप्टो जप्टो पार्डो डबो, डिप्लोटीन में क्याजमेटा बन गया, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगी। उसके बाद मेटाफेज में जो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे आ गए थे उन्होंने बेसिकली क्या है 23 क्रोमोसोम को ऊपर खींच लिया, 23 क्रोमोसोम सॉरी इक्वेटोरियल प्लेट बना दी। अब 23 क्रोमोसोम्स ऊपर पड़े हैं, 23 क्रोमोसोम्स उसके नीचे पड़े हैं। एनाफेज 1 में 23 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाने शुरू हो गए, 23 क्रोमोसोम नीचे की तरफ। टीलोफेज 1 में ये लो 1 से 2 सेल्स बन गए। अब आ गया मियोसिस 2। मियोसिस 2 का प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में अब हमने देखा जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड होके स्पिंडल फाइबर्स कैनेटोकोर्स के साथ ज्वाइन हो गए। मेटाफेज में ये इक्वेटर पे अलाइन हो गए, ठीक है। अब एनाफेज में पहले सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ। सेंट्रोमियर डिवाइड होने से जो एक क्रोमोसोम था एक्स शेप्ड क्रोमोसोम, अब वो 2 रोड शेप्ड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। 23 रोड्स ऊपर जा रही हैं, 23 रोड्स नीचे जा रही हैं। अब बेसिकली टीलोफेज में 23 रोड्स ऊपर चली गई, 23 रोड्स नीचे चली गई, 2 से 4 सेल्स बन गए। ये देखो टीलोफेज 2। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखना है तो मियोसिस जैसी डिवीजन जरूरी है, क्योंकि यही क्रोमोसोम नंबर को हाफ बनाती है। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। यही डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ
46 को 23 में कन्वर्ट कर सकती है। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड टू फॉर्म स्पर्म्स एंड एग्स। ह्यूमंस हैं, इनमें जो स्पर्म्स एंड एग्स बने वो मियोसिस से बने। इसका मतलब जो पेरेंट सेल जिससे स्पर्म मदर सेल है वो डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस हुई, उससे 4 स्पर्म्स बन गए एक से। जो एग मदर सेल है उससे एग बन गए हैप्लॉइड। When sperm and egg can unite, each contribute 23 chromosome, resulting embryo will have diploid, that is 46 chromosome. Egg और sperm fuse हुए zygote में, फिर 46 हो गए। हमने देखा मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की पैचिटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। अब आप बोल के दिखाओ। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैचिटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर ली। आर्म्स एक्सचेंज नहीं की, अपनी सेगमेंट्स एक्सचेंज कर ली। ठीक है, वो सेगमेंट्स एक्सचेंज करने से जो अब मदर वाला क्रोमोसोम कौन है, फादर वाला क्रोमोसोम्स कौन है, उनकी आइडेंटिटी खत्म। तो उसी के कारण तो वेरिएशंस आ रही हैं। इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तभी तो हमारी शक्लें मिलती नहीं। अगर ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन ना होता तो हम सब एक जैसे होते, क्लोन होते एक दूसरे के। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन वेरिएशंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जब जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो चेंज एनवायरनमेंट में वही बचेंगे जो फिटेस्ट हैं। तो इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशन से एवोल्यूशन होती है, नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। मियोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होती है, जैसे स्पर्म मदर सेल, एग मदर सेल, ये मियोसाइट्स हैं। डिप्लॉइड एंड गैमीट्स हैप्लॉइड ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स, मियोसाइट जो डिप्लॉइड है इसमें 46 क्रोमोसोम है, जो अपने गैमीट्स हैं स्पर्म और एग में 23। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, इसके मियोसाइट में जिसमें मियोसिस होनी है डिप्लॉइड सेल में 12 हैं और इसके गैमीट में एग स्पर्म में 6 हैं। रेटस, इसके मियोसाइट डिप्लॉइड सेल में 42 क्रोमोसोम है और इसके गैमीट एग स्पर्म में 21 क्रोमोसोम है। डॉग में मियोसाइट डिप्लॉइड सेल जिसमें मियोसिस होनी है उसमें 78 सेल्स हैं और एग और स्पर्म में 39 क्रोमोसोम है। कैट में 38 मियोसाइट में है और 19 गैमीट में है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, इसके मियोसाइट में 8 क्रोमोसोम है और इसके गैमीट्स में 4 क्रोमोसोम है। ओफियोग्लोसम एक फर्न है, इसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो इसके मियोसाइट्स में 1260 क्रोमोसोम्स हैं और इसके गैमीट्स में 630 क्रोमोसोम्स हैं। एप्पल में मियोसाइट 34, गैमीट 17। राइस में मियोसाइट 24, गैमीट 12। मेज में मियोसाइट 20 और गैमीट 10। पोटैटो के मियोसाइट 48 और गैमीट में 24। बटरफ्लाई के मियोसाइट में 380 और गैमीट में 190। अनियन में मियोसाइट 16 और गैमीट में 8। हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस 4 और गैमीट में 2। 46 is diploid chromosome number in human beings. Then what is the haploid number? हाँ जी 23। In rice plant, diploid number is 24. The haploid number is half कर दो 12. Separation of recombinant chromatids occurs in, जो recombinant क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेशन कब होती है उनकी?
एनाफेज 2 दूर दूर जाने शुरू हो गए ना। ओके फ्रेंड्स, ये थी म्योसिस और ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है, ठीक है, दिमाग लड़वाने वाला आर्टिकल है, ध्यान से समझो इसे और उसके बाद अपना एनसीईआरटी बोर्ड बूस्टर ढंग से पढ़ दो, बस हो जाएगा। और जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे से डिस्कस कर लो। ओके बाय फ्रेंड्स।